इसमें आपको हम वही चीज बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। 20 पॉइंट बताएंगे, आप बस पढ़ते जाइएगा, एग्जाम में आप टिक लगा लीजिएगा। आप जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, नेट जो क्वेश्चन होते हैं लगभग में समान होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तो उसी के अनुरूप आपको हम आज बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी के जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुरूप एक टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। जैसे कि दूसरा आपका टॉपिक दिया हुआ है मानव तथा आर्थिक भूगोल। फर्स्ट टॉपिक में तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद आपका आ गया मानव तथा आर्थिक भूगोल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस टॉपिक में पहला जो शामिल किया गया है भौगोलिक चिंतन का विकास। मानव भूगोल में आपका भौगोलिक चिंतन का विकास में जो टॉपिक दिया गया है, जो मेरे हाथ में जो सिलेबस है, जो मानव भूगोल में मानव तथा आर्थिक भूगोल भौगोलिक चिंतन का विकास में यूरोपीय और ब्रिटिश भूगोलवेता के बारे में पढ़ना है। यानी यूरोपीय और ब्रिटिश भूगोलवेता के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद आपको वाद को पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए नियतिवाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। इसके बाद क्रांति को पढ़ना है, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारात्मक क्रांति। इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोपीय भूगोलवेता में। तो यूरोपीय भूगोलवेता में जो पहला जो नाम आता है वो यूनानियों का नाम आता है। तो यूनान से हम स्टार्ट करते हैं, यूनान। और यूनान को ही इंग्लिश में, अंग्रेजी में ग्रीक बोला जाता है, ग्रीक बोला जाता है, या इसको ग्रीस भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे यूनान, ग्रीक और ग्रीस एक ही है, एक ही शब्दावली है। आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। और इसलिए आपको सीक्वेंस में, ज्यादातर प्रश्न सीक्वेंस में आते हैं, इसलिए आपको हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो यूनान में जो एक उस समय जो बहुत बड़ा जो धर्म था वो था यहूदी धर्म। तो यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो बुक हुआ करता था, उस बुक का नाम याद आप रखिए, द ओल्ड टेस्टामेंट। द ओल्ड टेस्टामेंट। द ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? तो यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ है, उस समय का जो बहुत ज्यादा फेमस था, द ओल्ड टेस्टामेंट। यहां लिख सकते हैं यहूदियों का धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। इसके बाद यूरोपीय भूगोलवेताओं में जो यूनान का जो एज था वो गोल्डन एज ऑफ ग्रीक के भी नाम से जाना जाता था, गोल्डन एज ऑफ ग्रीक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि द ओल्ड टेस्टामेंट किसका बुक है, किस प्रकार का बुक है, तो आप इसको बताने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम जो विचारक हैं, भूगोलवेता हैं, उनके ऊपर आते हैं। तो यूनान के जो पहला जो भूगोलवेता है उनको आप जानिए। आप चलिए, तो जो पहला जो विचारक हैं, पहला जो ज्योग्राफर है, उनका नाम है होमर। होमर, चलिए, होमर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी। यानी फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहा जाता है? तो फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी होमर को कहा जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, आपको डायरेक्ट आएगा कि फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी होमर को कहा जाता है। अब होमर जो थे वो यूनान का कवि थे, ज्योग्राफर नहीं थे, कवि थे। तो कवि थे, तो इन्होंने एक कविता लिखा था, ये जो बुक लिखा था, उनका बुक का नाम है इलियड। इलियड और ओडेसी। इलियड और ओडेसी, इनका बुक का याद रखिएगा। बुक पूछता है, इसमें ज्यादा बुक पूछे जाते हैं, तो बुक आपको पूछा जाएगा। तो होमर का जो फेमस जो बुक है इलियड और ओडेसी, और इन्होंने इलियड और ओडेसी में ट्रोजन वार का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? ट्रोजन वार का। ट्रोजन वार के बारे में इलियड और ओडेसी वर्णन किए हैं। इन्होंने पृथ्वी को गोल माना। तो मैं इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी
गोल है। अगला इन्होंने बात कही, अगला इनका कहना था कि पृथ्वी के चारों ओर जल है और उसी जल में सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। तो लिखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जल है। एकदम इस कथन को आपको याद करना है। पृथ्वी के चारों ओर जल है, उसी जल में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये आपको कथन याद कर लेना है। आपको कथन पूछे जा सकता है कि पृथ्वी के चारों ओर जल है, उसी जल में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, एक इनका कथन है। तो हम देखेंगे कि ये होमर का कथन है। अभी तक हम लोग देखे कि फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, होमर को फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफर फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। एक कवि थे, इसलिए इन्होंने इलियड और ओडेसी नामक एक बुक लिखे और इसमें ट्रोजन वार का वर्णन किया गया है। अगला है कि इन्होंने पृथ्वी को गोल माना। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के चारों ओर जल है और उसी जल में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसके बाद इन्होंने 4 दिशाओं से आने वाली पवन के बारे में जिक्र किया है। होमर ने चारों दिशाओं से जो पवन चलती है उस पवन का वर्णन किया है। कभी कभी इसको भी पूछ दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि ए उत्तर हो गया, ए दक्षिण हो गए, ए पूरब, ए पश्चिम। तो उत्तर वाला जो पवन है, उत्तर वाले जो पवन है, इसका नाम याद कर, आपको याद नाम रखना है। तो इसको BORES, इसको BORES बोरस कहा गया। इसको बोरस, उत्तर की जो पवन है, उत्तर में जो हवाएं चलती हैं, होमर के अनुसार उसको बोरस कहा गया है। उत्तर में जो हवाएं चलती है उसको बोरस कहा गया है और दक्षिण में जो हवाएं चलती है इसको नट्स कहा गया। नट्स, इसको नट्स कहा गया है। पूरब में आ जाइए, तो पूरब में जो हवाएं चलती है उसको क्या कहा, यूरस कहा जाता है। इसको हम लोग यूरस के नाम से जानते हैं, यूरस। और पश्चिम में जो हवाएं चलती है उसको जेपाइरस। तो होमर ने 4 दिशाओं के पवन को नाम दिया है। उत्तर वाला जो पवन है उसको बोरस बोलते हैं, BORES। यदि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में मिलेगा तो हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि आपको उसी को स्पेलिंग टाइप कर देगा। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद करना है। जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको भी याद करना है। तो उत्तर वाला जो पवन है उसको बोला गया है बोरस बोला गया है। दक्षिण के जो पवन है उसको नट्स बोले हैं। पूरब में जो पवन है उसको यूरस बोला गया है और पश्चिम में जो पवन है उसको जेपाइरस बोला गया है। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, हिंदी में याद रखिएगा। इसमें और आपको हम जोड़ना चाहेंगे कि जो उत्तर के जो पवन है, इनके अनुसार उत्तर के जो पवन है बहुत ठंडी है। उत्तर के जो पवन है वो ठंडी प्लस तूफानी। उत्तर की जो पवन होती है वो ठंडी है और तूफानी है। लेकिन जो दक्षिण में जो पवन जो है, दक्षिण की जो पवन है वो गर्म है और तूफानी है। गर्म और तूफानी। दक्षिण का जो पवन है वो गर्म है, तूफानी है। पूरब में जो पवन है उसका नाम है गर्म प्लस आर्द्र। पश्चिम में जो पवन है वो गर्म है प्लस कष्टदायी है। देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होमर ने पूर्व दिशाओं में जो चलने वाली जो पवन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व दिशा में जो पवन चलती है इसको यूरस बोलते हैं। पूर्व दिशा में जो पवन चलती है, हवाएं चलती है, होमर के अनुसार वह कैसी है? तो गर्म है, आर्द्र है।
उत्तर दिशा में जो पवन चलती है होमर के अनुसार कैसी है, ठंडी है और तूफानी है। दक्षिण में क्या है, गर्म और तूफानी है। पूरब में क्या है, गर्म और कष्टदायी। इसको सुगंधित पवन भी कहें, कहीं कहीं आप लिखा हुआ दिखेगा गर्म और सुगंधित पवन है, या इसको कष्टदायी पवन के नाम से भी जाना जाता है। आपको होमर जो विचारक हैं, होमर जो ज्योग्राफर हैं, इतना आप याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इनको फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, होमर को। होमर एक कवि थे, इसलिए इलियड और ओडेसी बुक लिखे हुए हैं जिसमें ट्रोजन वार के बारे में वर्णन किया गया है। इन्होंने पृथ्वी को गोल माना है। इनके अनुसार पृथ्वी के चारों ओर जल है और उसी जल में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। होमर ने चारों दिशाओं के पवनों का नाम दिया है। उत्तर दिशा के पवन को बोरस कहा गया है, दक्षिण दिशा के पवन को नट्स कहा गया है, पूरब दिशा के पवन को यूरस कहा गया है और पश्चिम दिशा के पवन को जेपायरस कहा गया है। इसको आप बार बार सुनिए, बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस सेट भी बना कर देखिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट आराम से बनेगा। इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि इसको बार बार आप पढ़िए, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिए, आप आसानी से इसको समझ जाइएगा। अब अगले हम विचारक की बात करते हैं। अगले यूनान भूगोलविद्या में आपको आ जाते हैं थेल्स। तो थेल्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे कि हम लोग गणित में पढ़ते हैं थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि थेल्स परिमेय होता क्या है। तो यही है थेल्स। तो इन्होंने भूगोल में गणितीय विधि का सूत्रपात किया था। यदि इनके कार्यों को लिखा जाए कि क्या क्या इन्होंने किया था, तो भूगोल में गणितीय विधि, पहला जो पॉइंट देंगे तो भूगोल में गणितीय विधि का सूत्रपात। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूगोल में गणितीय विधि का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया, तो थेल्स ने किया। इसलिए इनको बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री के नाम से, बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, BASIC, बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, यानी बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री किसने दिया, तो थेल्स ने दिया। आयोनियन दर्शन के पिता कहलाए, जो थेल्स हैं आयोनियन दर्शन के पिता। आयोनियन दर्शन के पिता। आयोनियन दर्शन के पिता कौन है, तो आयोनियन दर्शन के पिता थेल्स हैं। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। थेल्स के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, इसलिए इनका जो कथन है जल ही पृथ्वी का उत्पत्ति का स्रोत है। इनका जो कथन है जल ही पृथ्वी का उत्पत्ति का स्रोत है। ये सारी बातों आपको याद रखना है। जितने भी लिखा जा रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपका सिलेबस से है। और ये पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि जल ही पृथ्वी के उत्पत्ति का स्रोत है, ये किसने कहा, तो आपको थेल्स को ठीक लगाना होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। ये जो स्टेटमेंट दिए थे थेल्स ने, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ वाटर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ वाटर, ये थेल्स ने दिए थे, क्योंकि इनका मानना था जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो जल से हुआ है। और इनके अनुसार पृथ्वी जो है तस्तरी नुमा है। पृथ्वी जो है तस्तरी नुमा है, पृथ्वी तस्तरी नुमा है। यानी थेल्स के अनुसार पृथ्वी कैसी है, थेल्स के अनुसार तस्तरी नुमा है। एक बार आपको हम रिवाइज कर देते हैं, देख लीजिए। यूनान का जो भूगोलवेत्ता है, दूसरा जो भूगोलवेत्ता है उनका नाम है थेल्स। आप सीक्वेंस पे हर समय मैं बोल रहा हूं कि आप
होमर पहला पहला जो आप याद रखेंगे, होमर, होमर के बाद आता है थेल्स, थेल्स के बाद आता है एनेक्जिमेंडर, जो अगला हम पढ़ाएंगे। तो उसी तरह से आप याद रखेंगे। तो दूसरा जो भूगोलवेत्ता है थेल्स है। थेल्स का क्या है? भूगोल में गणितीय विधि का सूत्रपात, इन्होंने भूगोल में गणितीय विधि का सूत्रपात किया। दूसरा इन्होंने क्या है? बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री दिया, बेसिक थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। इसके बाद है ए आयोनियन दर्शन के पिता कहलाते हैं, आयोनियन दर्शन के पिता कहलाते हैं कौन? थेल्स कहलाते हैं। इसके बाद जल ही पृथ्वी का उत्पत्ति का स्रोत है, इनका मानना है कि जल ही पृथ्वी की उत्पत्ति का स्रोत है, इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ वाटर। और इनके अनुसार पृथ्वी जो है वो तस्तरी डूबा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर के बारे में हम देख लेते हैं। जोग्राफर है वो एनेक्जिमेंडर है। अगला जो यूनान का जो जोग्राफर है वो एनेक्जिमेंडर है। अब जान जाइए कि जो एनेक्जिमेंडर है वो थेल्स का स्टूडेंट है। एनेक्जिमेंडर जो है वो थेल्स का स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट ऑफ थेल्स, यानी स्टूडेंट ऑफ थेल्स, यानी थेल्स का स्टूडेंट हुए एनेक्जिमेंडर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको आप जान दीजिए कि स्टूडेंट ऑफ थेल्स है, थेल्स का स्टूडेंट कहलाए हुए एनेक्जिमेंडर। और इनके अनुसार जो पहला जो है वो खोज किए थे, गणितीय भूगोल का स्थापना किए थे। आप लोग आपने देखा कि थेल्स जो थे कि गणितीय विधि का सूत्रपात किए थे, लेकिन इनका जो चेला हुए एनेक्जिमेंडर, इनका जो स्टूडेंट हुए एनेक्जिमेंडर, इन्होंने गणितीय भूगोल का संस्थापक, यानी गणितीय, पहला जो पॉइंट लिखेंगे गणितीय भूगोल का संस्थापक, गणितीय भूगोल का संस्थापक। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन कहला है? तो गणितीय भूगोल का संस्थापक एनेक्जिमेंडर कहला है। इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया था, एनेक्जिमेंडर ने एक यंत्र का आविष्कार किया था। उस यंत्र का नाम है नमोन यंत्र। नमोन यंत्र, नमोन यंत्र का आविष्कार किया था। नमोन यंत्र क्या है? तो नमोन यंत्र आपका एक धूप घड़ी है। नमोन यंत्र एक धूप घड़ी है जो इन्होंने आविष्कार किया था। इनका यंत्र का नाम है नमोन यंत्र। ये प्रायः क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि नमोन यंत्र का आविष्कार किसने किया, नमोन यंत्र का खोज किसने किया, कौन सा ज्योग्राफर ने, कौन सा भूगोलवेत्ता ने किया। तो नमोन यंत्र का आविष्कार एनेक्जिमेंडर ने किए। और ये नमोन यंत्र है क्या? तो नमोन यंत्र आपका एक धूप घड़ी है। अगला जिनका योगदान है ये प्रथम कार्टोग्राफर कहला है। प्रथम कार्टोग्राफर, प्रथम कार्टोग्राफर के नाम से प्रथम कार्टोग्राफर एनेक्जिमेंडर। इसके बाद अगला जो इनका जो योगदान रहा है ये यूनिटी ऑफ अपोजिट दिए हैं। यूनिटी ऑफ अपोजिट का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ अपोजिट, यूनिटी ऑफ अपोजिट का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका मानना है कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, संसार में जितने भी चीज हैं, उनके सबके सब विपरीत कुछ न कुछ जरूर है, सबका उल्टा जरूर है, सबका विपरीत जरूर है। इसलिए इन्होंने यूनिटी ऑफ अपोजिट का सिद्धांत दिया। तो यूनिटी ऑफ अपोजिट का सिद्धांत एनेक्जिमेंडर ने दिया। इन्होंने पहली बार सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। यानी सूर्य ग्रहण के बारे में पहली बार किसने बताया? तो एनेक्जिमेंडर ने बताया। एनेक्जिमेंडर ने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। और पहली बार विश्व का जो मानचित्र इन्होंने बनाया, स्केल पर विश्व के जो मानचित्र बनाया एनेक्जिमेंडर का, यानी विश्व का मानचित्र मापने पर विश्व का मानचित्र मापने पर पहला जो ज्योग्राफर हुए विश्व का मानचित्र मापने पर बनाने वाले। इसके पहले तो बनाए थे लोग विश्व का मानचित्र, लेकिन स्केल पर नहीं बनाए थे।
तो स्केल पर बनाने वाला पहला जो ज्योग्राफर हुए एनाक्सिमेंडर हुए। बस एक बार फिर से इनको याद रख लीजिए। एनाक्सिमेंडर जो है वो थेल्स का स्टूडेंट है। ये नीतीय भूगोल के संस्थापक के नाम से जानाते हैं। इनका जो एक यंत्र आविष्कार किए थे उस यंत्र का नाम है नमोन यंत्र। नमोन यंत्र क्या है? तो नमोन यंत्र आपका एक धूप घड़ी है और ये प्रथम कार्टोग्राफर कहलाए एनाक्सिमेंडर ने। एनाक्सिमेंडर प्रथम कार्टोग्राफर कहलाए। इनका जो सिद्धांत दिया गया था यूनिटी ऑफ अपोजिट, यानी संसार में हर वस्तु का उल्टा होता है। इसके बाद इन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में बतलाया। इसके बाद इन्होंने विश्व का मानचित्र मापने पर पहली बार बनाया। इतना था आपका एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर के बाद आते हैं अगला जो ज्योग्राफर है, चौथा जो ज्योग्राफर हुए यूनान का, उनका नाम है हिकैटियस। हिकैटियस हिकैटियस सीरियल से आप याद रखेंगे, एकदम सीरियल से, जैसे कि होमर, थेन्स, एनाक्सिमेंडर, हिकैटियस। होमर, थेन्स, एनाक्सिमेंडर, हिकैटियस। चौथा आपका आ गया हिकैटियस। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हिकैटियस जाने जाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा फेमस बुक है, उस बुक का नाम है जस पेरियोस। जस पेरियोस, जस पेरियोस एक बुक है, एक बुक है इनका है हिकैटियस, हिकैटियस का। तो जस पेरियोस है। जस पेरियोस को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जस पेरियोस को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बोला जाता है। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो जसपेरियोस को। और जसपेरियोस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में या जसपेरियोस में विश्व को तीन भागों में, पूरे विश्व को, पूरे विश्व के जो मानचित्र था उस पूरे विश्व के मानचित्र को उन्होंने तीन भागों में बांटा। यानी जसपेरियोस में विश्व को तीन भागों में बांटा। पहला जो भाग है वो एशिया कहा, एशिया। दूसरा का बोला यूरोप और तीसरा का बोला लीबिया। लीबिया यानी अफ्रीका, अफ्रीका को इन्होंने लीबिया कहा। हिकैटियस ने जसपेरियोस बुक में पूरे विश्व को तीन भागों में बांटकर वर्णन किया है। जो पहला है एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा लीबिया। लीबिया को उन्होंने अफ्रीका को लीबिया कहा। और इसमें पूरे बुक में बांटा। चलिए एक बार इनका जो मुख्य जो योगदान था यही था। आप एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। हिकैटियस यूनानी भूगोलवेत्ता चौथे नंबर पर आते हैं हिकैटियस। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। इनका जो एक बहुत बड़ा फेमस बुक है जसपेरियोस, इनके बुक का नाम है जसपेरियोस। बुक को अंग्रेजी में, जसपेरियोस को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी जसपेरियोस हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में क्या लिखा गया है? तो पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला को क्या कहा गया है? एशिया कहा गया है। दूसरा को यूरोप और तीसरा को लीबिया कहा गया है। इनका मुख्य योगदान इस यही था। अब अगला आता है हेरोडोटस। पांचवा जो ज्योग्राफर हुए यूनान में उसको उनको बोलता है हेरोडोटस। तो आप जान जाइए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री। हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है। इनके अनुसार नील जो नदी है मिस्र के लिए वरदान साबित हुआ, इसलिए इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। नील नदी को मिस्र का
वरदान कहा और इन्होंने पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। डेल्टा शब्द का प्रयोग कौन किए? हेरोडोटस किए। नील नदी के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया। नील नदी का वर्णन, इन्होंने नील नदी का वर्णन किया और डेल्टा शब्द का पहली बार वर्णन किया। मानचित्र पर देशांतर रेखाओं को खींचा। मानचित्र पर पहली बार देशांतर रेखाओं को खींचने वाले हेरोडोटस कहलाए। मानचित्र पर देशांतर रेखा यानी मानचित्र पर देशांतर रेखा पहली बार किसने खींचा? तो हेरोडोटस ने। इनका एक बहुत बड़ा कथन है, उस कथन को भी आप लिखिएगा। इनका कहना है कि समस्त इतिहास का विवेचन, समस्त, आप ध्यान से सुनिएगा, समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए और समस्त भूगोल का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। इसलिए आप लिख लेंगे समस्त इतिहास का, इधर तो आपको नहीं दिखेगा, आप लिख सकते हैं समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से। यानी इनका जो फेमस स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट को आप लिखेगा कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। चलिए एक बार आपको हम दोनों को रिवाइज कराते हैं। हेरोडोटस यानी हिकेटियस फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाए। इनका बुक का नाम है जस्पेरियोस। जस्पेरियोस को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ को 3 भागों में बांटा। यूरोपिसो को एशिया, यूरोप और लीबिया अफ्रीका को कहा गया। हेरोडोटस आ जाइए। हेरोडोटस यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। इन्होंने नील नदी के बारे में वर्णन किया। पहली बार डेल्टा शब्द का वर्णन किया। मानचित्र पर देशांतर रेखा पहली बार इन्होंने खींचा था और इन्होंने समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। इनका प्रमुख स्टेटमेंट है। अब अगला हम लोग भूगोलविद्या में आते हैं। अगले भूगोलविद्या में हम प्लेटो को लेते हैं। प्लेटो जो 6ठा नंबर है इनका, प्लेटो। तो एक सीक्वेंस फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग? पहला पढ़े कि होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस। अब आ गए प्लेटो। होमर इसी तरह से आप याद रखेंगे, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस। अगला आ गया 6ठा प्लेटो। अब प्लेटो के योगदान को पढ़ते हैं। प्लेटो इन्होंने पृथ्वी को इलिप्टिकल माना। इनके अनुसार जो पृथ्वी जो है इलिप्टिकल है, ELIPTCIAL। आप इलिप्टिकल हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इलिप्टिकल याद रखिए, इलिप्टिकल ऐसी तरह से लिखा जाएगा। यानी प्लेटो ने पृथ्वी को कैसा माना? तो प्लेटो ने पृथ्वी को इलिप्टिकल माना। कैसा माना? इलिप्टिकल माना। प्लेटो ने पृथ्वी को इलिप्टिकल माना और इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी दी है। प्लेटो ने पृथ्वी को इलिप्टिकल माना और जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। और इन्होंने सबसे जो अध्ययन का जो मेथड बताया था, जो सबसे अच्छा उत्तम अध्ययन का जो मेथड होता है वो डिडक्टिव मेथड बताया। डिडक्टिव मेथड बताया यानी निगमनात्मक अध्ययन। निगमनात्मक
निगमनात्मक अध्ययन को इन्होंने अच्छा माना। यानी निगमनात्मक अध्ययन में डिडक्टिव मेथड में होता क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप अंग्रेजी में याद रखिए, अंग्रेजी में आपको ज्यादा सहूलियत होगी याद रखने में। आगमनात्मक निगमनात्मक आप हिंदी में याद रखिएगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि आगे अरस्तु है, आगे अरस्तु में इंडक्टिव मेथड आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन, हिंदी में रखिएगा तो कंफ्यूजन याद रखिएगा। इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, डिडक्टिव मेथड। यानी प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड दिया। डिडक्टिव मेथड में होता क्या है, यानी किसी चीज को पढ़ना है, किसी वस्तु का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ना होगा हमको, तभी वो अच्छा मेथड माना जाएगा। अगले विचारक के रूप में लेते हैं हम, जो सातवां जो विचारक हुए यूनान में, सातवां जो विचारक हुए उनका वह है अरस्तु। अरस्तु के नाम से लगभग में लोग परिचित ही होते हैं। अरस्तु, इनको फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, यानी अरस्तु को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। इनका जो मेथड था, जो इन्होंने सीखने का जो मेथड दिया, अध्ययन का जो मेथड दिया, इंडक्टिव मेथड दिया। इंडक्टिव मेथड यानी क्या हो जाएगा, ए पलट जाएगा, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो अध्ययन होगा वो उत्तम माना गया है इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक के नाम है मेट्रोलॉजिया। मेट्रोलॉजिया, और मेट्रोलॉजिया में इन्होंने जलवायु को 5 भागों में बांटा। जलवायु को 5 भागों में बांटा। मेट्रोलॉजिया अरस्तु का एक बुक है, उस बुक में जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। और ये जो है इंडक्टिव मेथड दी, इसमें मूल रूप से 3 चीज रखिए, यानी फादर ऑफ साइंस, इंडक्टिव मेथड और मेट्रोलॉजिया। ये इतना 3 चीज को आप याद रखिए। ये बार बार इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। प्लेटो डिडक्टिव और अरस्तु इंडक्टिव मेथड को दिया था। अगला आते हैं, अगला जो विचारक हैं, जो 8वां जो विचारक है, यानी होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु। और अगला जो विचारक आते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस, ये आप सीक्वेंस में सिर्फ याद रखिए, बहुत ज्यादा इस पे नहीं आते हैं। ये वनस्पति भूगोल के पिता कहलाए। बस इतना ही इसमें आप याद रखिए, यानी थियोफ्रेस्टस वनस्पति भूगोल के पिता कहलाए। अगला हम लोग देखते हैं अगले विचारक में, जो 9th में जो विचारक है, 9वां विचारक का देखते हैं। तब तक हम लोग इसको मिटाते हैं, क्या कर देखते हैं। तब हम लेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटो, अगला जो यूनान के जो भूगोलवेत्ता है वो अगला है 9वां नंबर पर इरेटोस्थनीज। यानी इरेटोस्थनीज का योगदान हम देख लेते हैं। तो इरेटोस्थनीज का योगदान है विषुवत रेखा की लंबाई को नापा। इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई को मापा। यानी सबसे पहले जो विषुवत रेखा होता है, यानी सबसे पहले जो विषुवत रेखा की जो लंबाई मापने का जो काम किए थे इरेटोस्थनीज किए थे। और पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर रेखा को भी दर्शाया इन्होंने, यानी अक्षांश और
देशांतर, यानी पृथ्वी पर पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया। इनका जो फेमस जो बुक है, एक बहुत फेमस बुक है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका ये बुक का नाम याद रखिएगा, ज्योग्राफिका, ये बुक का नाम है, इनका फेमस बुक है। बस इनका जो योगदान था इतना। अब अगला आते हैं हिपार्कर। 10वां जो आता है हिपार्कर। हिपार्कर के भी बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं। एस्ट्रोलॉग, याद रखिएगा, इन्होंने एक यंत्र बनाया, हिपार्कर ने एक यंत्र बनाया था, उस यंत्र का नाम था एस्ट्रोलॉग। एस्ट्रोलॉग, और एस्ट्रोलॉग का है, यह भी एक धूप घड़ी है। जैसे कि आपको एक नोमोन यंत्र था ना, उसी तरह से ये भी एस्ट्रोलॉग है और ये भी एक धूप घड़ी है। हिपार्कर के बाद आता है पोसिबियस। अगला आपका 11 जो नंबर में आते हैं पोसिबियस। पोसिबियस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बहुत जो पूछने वाला जो चीज है वो बहुत कम पूछा जाता है। इसको सिर्फ आप सीक्वेंस में याद रखिए। अब 12वां जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो पोसिडोनियस। पोसिडोनियस को भी बहुत नहीं पूछा जाता है। आप याद रखिए कि पोसिडोनियस को फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से, यानी फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पोसिडोनियस को कहा जाता है। इनका एक फेमस बुक है, उस बुक को भी आप याद रखिए, द ओशियन। ज्यादातर इसमें जो ज्योग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक चिंतन है, ज्यादातर आपको बुक का ही पूछा जाता है। इसलिए जो भी आपको हम बुक बता रहे हैं, जो भी आपको हम बता रहे हैं, उसको सिर्फ आप बार बार पढ़िए और कोई उपाय नहीं है। आप कंसेप्ट भी बनाना चाहिएगा तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपका थ्योरी है, आपको रटना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक से आप मिला के देखिएगा, जितने भी हमने यूनान भूगोलविद्या के बारे में वर्णन किया, आपको मिलाइएगा यूरोपीय भूगोलविद्या में यूनान जो आते हैं, पहला जो यूनान है, तो यूनान को आप मिलाइएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट में, टीचर में, पीजीटी में, टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के अनुरूप आपको हम बता रहे हैं। आप इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना बताएं उतना काफी है, आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आपको कहीं और बुक वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास टाइम है, यदि आप बुक देखना चाहते हैं, तो आपको हम एक स्टार्टिंग में बुक बताए थे माजिद हुसैन सर का, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा बुक है। चलिए, ये इस तरह से यूनान भूगोलविद्या 12 जो भूगोलविद्या हुए, आपको सीक्वेंस भी याद रखिएगा। जैसा कि जो आप याद रखिएगा, होमर, थेल्स, जैसे कि पहला क्या था, होमर, थेल्स, एनेक्सिमांडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्थनीज, हिपार्कर, पोसिबियस, इस तरह से आपको याद रखना होगा। आपको एक सीक्वेंस याद रखना, होमर, थेल्स, एनेक्सिमांडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, हिपार्कर, पोसिबियस, इस तरह से आपको रट ही लेना है और दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बोलिए, हम ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर जितने भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, आपको हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, या और भी जो टॉपिक हैं, यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपको बनाने के लिए, और ताकि आपका पीजीटी में ये क्वेश्चन आ जाए, आपको पीजीटी में सहूलियत हो, आप आसानी से एग्जाम को फेस कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।